Assalamu alaikum. I am Zoya Rafiq from batch 23 and I am here to guide you about the how will you prepare your surgery. ओके सो बेसिकली जो मैंने सर्जरी के स्टार्ट में हर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि इसे हम लोगों ने कैसे आगे लेकर चलना है. तो बेसिकली सर्जरी इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना इसे पोर्ट्रेट किया जाता है. जैसे कि हमें लगता है कि सर्जरी एक बहुत बड़ा हवा है जो कि बड़ा मुश्किल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, सबसे मुश्किल है ये वो. और एक मिसकंसेप्शन फाइनल ईयर के बारे में भी यही है कि फ़ाइनल ईयर बहुत मुश्किल है, बाकी साल तो आसान थे, इसमें पास करना बड़ा मुश्किल होता है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड ऑल दैट थिंग्स. लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी अभी तक वो ये थी कि फाइनल ईयर सेम आपकी रेपिटेशन है पिछले 4 साल की. ठीक है, आपने जो मेडिसिन जो आपने फार्मा, पैथो, फिजियोलॉजी ये चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको मिला के तो आपकी एक मेडिसिन बन जाती है. वही सिनेरियोज़ हैं, वही क्लिनिक जो आपके डायग्नोसिस हैं उन्हीं की पैथोलॉजी उनकी वही है, उनका डायग्नोसिस वही है, ट्रीटमेंट प्लान, मैनेजमेंट प्लान आप पैथो में काफ़ी हद तक पढ़ के आ चुके हो, उसी की बेसिस पे आपने करना होता है. और जहाँ तक अब बात की जाए हमारी इसकी पीड्स भी नहीं मेडिसिन है बेसिकली, और जो गायनी ऑब्जे का आपने काफ़ी हद तक उसका भी पैथो के अंदर पढ़ चुके हैं गायनी का. ठीक है, ऑप्स आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट होगी लेकिन वो भी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह एंड तक. और जहाँ तक सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी इज़ अ बिट डिफरेंट लेकिन ये बहुत ईजी है. ठीक है, अब इसके अंदर सर्जरी की जो बेसिकली मेन जो चीज़ें हैं वो 2 आपके पेपर होंगे. एक जनरल सर्जरी का होगा, सिस्टेमिक सर्जरी का होगा. ठीक है, जो जनरल सर्जरी होती है उसके अंदर आपका जो मैं ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दूँ कि 50 MCQs होंगे और 10 SCQs होंगे, 5 मार्क्स ईच, मतलब टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे जनरल सर्जरी का. इसका अलग पेपर होता है. और जो सिस्टेमिक सर्जरी होती है इसका अलग पेपर होता है. जो सबसे कहते हैं ना लॉन्गेस्ट आपका है एक पेपर फाइनल ईयर का, वो सिस्टेमिक सर्जरी का. इसमें आपने बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट करनी होती है. अक्सर बच्चों के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अगर आप अपनी पेस ठीक नहीं रखते हो, क्योंकि 13 SCQs हैं, उतना ही टाइम है जितना आपको एक 9 SCQs या 8 SCQs करने के लिए मेडिसिन पेपर में टाइम मिल रहा है, उतना ही टाइम आपको 13 SCQs इन सिस्टेमिक सर्जरी करने को मिल रहा है. और हमारी बार तो पेपर आया भी इतना लंबा हुआ था, हर एक के उन्होंने 2-2 पार्ट्स पूछे हुए थे और वो भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे. इस तरह आपके 13 SCQs आते हैं. इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट का बस अपना ख्याल रखना होता है. ठीक है, और इसमें 60 MCQs होते हैं. जैसे उसके अंदर 50 थे, इसके अंदर 60 होगा, इसके अंदर 10 SCQs, इसके अंदर 13 SCQs हो जाते हैं. वही टोटल 125 मार्क्स होता है. ठीक है, और इसके अलावा ये तो आपका रिटर्न में हो जाता है. और जो आपकी वाइवा उसकी होती है वो टोटल 250 मार्क्स होती है. तो 25 आपकी इंटरनल होती है. तो इस तरह आपको 500 मार्क्स का ये टोटल होता है. ठीक है, जो इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो आपकी टॉस है, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ. लेकिन जो आपका वार्ड्स का है, मैं पहले ही आपको बता दूँ कि ये बड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. मेरी जो थी ना, मेरी ये 3rd वार्ड थी सर्जरी की. पहली मेरी पीड्स थी, सेकंड मेरी गायनी थी, और मतलब 3rd मंथ से मेरा स्टार्ट हो गया था सर्जरी. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये इसकी रोटेशन के सीक्वेंस, कि जिस तरह हमारा था ना जो बच्चे जिनका फर्स्ट वार्ड ही सर्जरी था, अब जब सर्जरी के लेक्चर्स होते हैं ना आपके, तो उन्हें बड़ी अच्छी समझ आ रही होती है कि ये क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, ये एनास्टोमोसिस क्या है, ये क्या स्टोमा क्या है, स्टोमा बैग क्या है, ये पेंडेक्टमी, अपेंडिसाइटिस, और ये जो एक्यूट एब्डोमेन है, किस चीज़ की बातें कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि वार्ड में वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और हम ऐसे नहीं देख रहे होते और अभी जाके पढ़ भी नहीं रहे होते, क्योंकि जो हमारी वार्ड चल रही होती है हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं कि हम उसी को देख रहे. मेरी पीड्स वार्ड चल रही थी तो मैं पीड्स पे फोकस थी, जिन बच्चों की गायनी चल रही थी वो गायनी पे फोकस थे, क्योंकि आपको पता होता है कि एट द एंड ऑफ मंथ आपका उसका वार्ड टेस्ट है तो आपने उसको तो तैयार करना है ना. और यही सही तरीका भी है कि जो आपकी वार्ड चल रही है आप उससे अच्छी तरह प्रिपेयर करो, और उसके बाद अगर कोई टेस्ट वगैरह आ रहा है तो उसे प्रिपेयर कर लो. या फिर अगर आपको कोई लेक्चर वगैरह है, आपके पास इतना टाइम है कि आप रात को आके आप देख सकते हो कि आज सर ने क्या कराया है, क्या हुआ है लेक्चर में. वैसे अगर लंबा किसी ने पढ़ा दिया फिर तो आप उसे नहीं कर सकते कंपनसेट, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड. ठीक है, अब क्या होगा कि आप जैसे मेरी 3rd थी ना, तो मुझे 2 महीने तो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी सर्जरी की, जब तक कि मेरी वार्ड स्टार्ट नहीं हुई थी. ठीक है, और वार्ड में भी क्या होता है कि आप ये भी कर सकते हो कि आप वार्ड जाओ, वैसे के वैसे जैसे गए हुए वैसे के वैसे वापस आ जाओ. ठीक है, ये आपके ऊपर है. लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि मॉर्निंग तो सभी जाते हैं, इवनिंग का कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, इसलिए बच्चे अक्सर नहीं जाते हैं. ठीक है, लेकिन मैंने 2 महीने गई थी. इसके 2 महीने होते हैं सर्जरी के आपके बेसिकली, जो आपकी 2 वार्ड्स लगती हैं. लेकिन मेरा दूसरा महीना जाना कोई इतना मुझे उसमें फ्रूटफुल नहीं हुआ था. फर्स्ट मंथ जो मैं गई थी वो बहुत फ्रूटफुल होता है. इसमें आपने इवनिंग में आपको कोई बैठ के नहीं पढ़ाएगा, कोई बैठ के आपको प्रोसीजर नहीं बताएगा, कोई आपको स्टिचिंग करना नहीं सिखाएगा, कोई आपको जो आपके बैंडेज वगैरह करना नहीं बताएगा. ठीक है, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट से नहीं पढ़ाएगा. आपने खुद जिसको बोलेंगे ना, PGs हैं, इवन अगर कोई कंसल्टेंट है वहाँ पर इस टाइम पे जो SR वगैरह होते हैं, अगर वो हैं, हाउस ऑफिसर्स इवन है, अगर वो है ना आपको गाइड करेंगे. अगर आप उनसे पूछेंगे, जब तक आप नहीं वहीं खड़े रहेंगे ना आप जाकर, तो कोई नहीं आपको आके बताएगा कि बेटा इसका ये है, इसको ऐसे करना है. कोई नहीं आपको पढ़ाएगा. लेकिन हमने जो पिछले 4 साल पढ़ा होता है कि हमें कोई बताएगा तो हम पढ़ेंगे, तो ये इस तरह हम ना पीछे रह जाते हैं. ठीक है, हम सीख नहीं पाते हैं अपनी इवनिंग से. इसलिए बच्चे कहते हैं कुछ भी नहीं होता इवनिंग में, हमने जाके क्या करना है. ज़रूरी नहीं कि अगर आपके इवनिंग के 2 घंटे लगे हैं तो आपने 2 घंटे ही वहाँ जाना है. ठीक है, आपका अगर काम आपने अगर 20 मिनट में कुछ सीख लिया ना, आप 20 मिनट वहाँ लगा के वापस आ जाओ. ठीक है, लेकिन आप ना कुछ वहाँ से ज़रूर गेन करके आओ. आप ज़्यादातर वहीं जाओगे, ट्रॉमा सेंटर ही जाओगे. ठीक है, और वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर सीखोगे अगर आप पूछोगे तो. अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको कोई नहीं सिखाएगा. ठीक है, और उसके अलावा जो ऊपर OT होता है, इमरजेंसी OT, उसके अंदर आप चले जाओ तो वो भी आप अक्सर तो आपको असिस्ट भी कराते हैं, लेकिन वो आपके लिए इतना कुछ हेल्पफुल नहीं होता. लेकिन चलो अगर आप अपेंडेक्टमी देख लो, वो काफ़ी आपका प्रोसीजर जैसे आता है या पेपर में आ जाता है, तो आपको वो आपके लिए बेटर हो सकता है कि आपको प्रोसीजर देख लिया तो आपको कभी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये मैं बस बताना चाहती. और जो आपके मॉर्निंग वार्ड्स होते हैं, अगर आपका S2 चल रहा है या कोई भी है, तो वो आपसे कहेंगे कि हिस्ट्री ले आएँ. अगर S1 चला, हमारे साथ S1 में ये हुआ था कि हिस्ट्री ले आएँ. ठीक है, और उसकी एग्जामिनेशन कराएं.
फिर वो केस हमारा सर या मैम होती थी, मैम तौसीफ़, उनके साथ डिस्कस होता था, फिर उसका डायग्नोसिस डिफरेंशियल्स बनते थे, डायग्नोसिस बनता था, उसके अलावा उसकी मैनेजमेंट प्लान मतलब इन्वेस्टिगेशन और आगे क्या हम फर्दर ऑन करेंगे तो वो डिस्कस होता था, वो काफ़ी अच्छा था एक। और फिर जिस अगर आपको वो डिफरेंट हार्डोस केसेस देते हैं, कभी वो आपको कोलिसिस्टाइटिस का दे देंगे, कभी आपको पैंक्रेटाइटिस का देंगे, कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का देंगे, कभी सीए दे देंगे, सीए रेक्टम या सीए एनीथिंग, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो आपको देंगे। और ये ना बड़े मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके जब आपका फाइनल ईयर का वाइवा ऑस्की वगैरह होता है तो उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप वार्ड में अच्छी तरह कर लेते हो ना, कि आपको पढ़ के भी सीरियसली हमें पढ़ के भी वो चीज़ इतनी अच्छी समझ नहीं आती जितना कि वो डिस्कशन से पेशेंट को देख के, और पेशेंट को जो चीज़ देखी होती है वो कभी भूलती भी नहीं है, ठीक है। और आपने हर चीज़ के अंदर लाजमी पार्टिसिपेट करना है, वन थिंग। अच्छा, उसके बाद आपका ये है कि आपका जो S2 है वो आपको ज़्यादातर पढ़ाते हैं बिठा के, वो हाँ पेशेंट के ऊपर भी जाते हैं लेकिन ज़्यादा आपको पढ़ाने पे फोकस करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है कि आप चीज़ें सीख लेते हो, आपकी एग्जामिनेशन अच्छी हो जाती हैं। इस तरह आपने फोकस करना है, आपकी थायराइड की एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन, हर्निया एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड ऑल दैट। आपने स्वेलिंग की एग्जामिनेशन और वेरिकोज वेन की एग्जामिनेशन, ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी होती है, ये आपने वही करनी है। और वार्ड टेस्ट में भी इंशाल्लाह आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 बार वार्ड टेस्ट दोगे सर्जरी का तो आपका अच्छा हो जाएगा। अब जहाँ तक बात रही है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की, ठीक है, अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें तो जिस तरह मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अफाक भाई की गाइडलाइंस ही ऑलमोस्ट फॉलो की थी, अफाक 9 जो है, ठीक है। उसके अंदर ये जो सर्जिकल एनाटमी है इसके अंदर, ओके जी, हम बात कर रहे थे सर्जिकल एनाटमी की। तो बेसिकली जो सर्जिकल एनाटमी है ना, ये हम लोगों ने जनरल सर्जरी के अंदर, अच्छा हम पढ़ेंगे इसे कैसे और किस बुक से पढ़ेंगे, ये भी मेन चीज़ है। जब मैंने सीनियर से पूछा था, उन सब ने मुझे यही बोला था डोगर ले लो, तो मैंने डोगर ही ली थी, मतलब डोगर सिस्टमिक की भी और डोगर जनरल सर्जरी की बुक, ठीक है। और पढ़ना आप किससे, अब वो भी। अब फिर उसके बाद जब हमारी वार्ड स्टार्ट हुई तो हमारी S1 पहले थी, जो कि मैम तौसीफ़ और सर SM वगैरह होते थे उस वार्ड के अंदर। तो हमारे अक्सर 1-2 टेस्ट भी हुए थे, बड़े डिफिकल्ट हुए थे, और वो ना सारे मैम ने ना बेले एंड लेफ्ट से दिए थे। और जब हमारा था कि अब हमें यही था कि हमारा प्रॉफ भी मैम तो सीखना ही अब लेना है, तो अब हमें तो बेल ही पढ़नी पड़ेगी। फिर दोबारा मैंने बेल बाई कर ली। उसमें ना जब आपका साल चल रहा होता है ना, जब आप पढ़ रहे होते हो साल को, तो आप बड़े कंफ्यूज होते हो सारी बुक्स के अंदर। आप बुक्स पागलों की तरह ले ही जाते हो, खरीदी जाते हो। अच्छा मैं ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। मैंने बेलें खरीद ली थी, ठीक है। बेल एंड अब मैंने जैन की भी ले ली, सिस्टमिक की भी ले ली, दोनों वॉल्यूम्स। लेकिन अगर मैं आपको अब बताऊँ, हाँ ये था कि बस मैंने पिक्चर्स वगैरह हॉस्पी वगैरह में देख ली थी, लेकिन आप PDF से भी देख सकते हो, इसलिए आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए डोगर ही काफ़ी है, ठीक है। और मुझसे भी मतलब मैंने खरीद तो ली थी, लेकिन मैंने अब शौक में मैंने खरीद ली थी, तो मुझे उससे कुछ तो पढ़ना था, इसलिए मैंने 1-2 टॉपिक वहाँ से पढ़ लिया था, नहीं तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं होती। डोगर इज़ मोर दैन इनफ कि आपका अच्छा हो जाता है डोगर से, ठीक है। अब ना जो जनरल सर्जरी है तो आपने करनी ही डोगर से है, और साथ अपने पास्ट पेपर्स को लाजमी रखना है, ठीक है। और जब आप वार्ड में कर रहे होते हो ना, तो आप वार्ड में ज़्यादातर सिस्टमिक सर्जरी की चीज़ें पढ़ रहे होते हो। और हॉस्पी जब आप करोगे ना, आप जिस तरह वार्ड के केसेस करोगे तो आपको लगेगा ये तो सारी सिस्टमिक सर्जरी है। जब आप हॉस्पी करोगे तो आपको लगेगा ये तो ज़्यादातर जनरल सर्जरी है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो जनरल सर्जरी आपको ना ज़्यादातर उसके अंदर मिल जाती है, वार्ड्स वगैरह के अंदर, हॉस्पी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा ना वार्ड के अंदर प्रिपेयर नहीं करते जनरल सर्जरी को। और जनरल सर्जरी आपकी वार्ड्स गुजरने के बाद भी आपको जनरल सर्जरी इतनी नहीं आती होती। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि जो पहला महीना होता है ना, मतलब जो फर्स्ट आपका वार्ड टेस्ट सर्जरी का होना होता है, उसमें आप सिस्टमिक सर्जरी पे फोकस करो। वही आपके पेंडिसाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आपका वो जो यूरोलॉजी का, अगर वैसे ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी है मेन टॉपिक तो। और उसके अलावा जो आपके शुरू वाले चैप्टर्स हैं, अपेंडिसाइटिस वगैरह, ये आपने फर्स्ट वार्ड के अंदर सिस्टमिक सर्जरी पे फोकस करो। जब आपकी सेकंड वार्ड चल रही होती है ना, फिर तो आपको पता है केसेस में वही रहना है, वही वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, वही हर्निया वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, वही सारे दोबारा पेशेंट्स हैं। अब आप दोबारा क्यों वही थायराइड और वही चीज़ें पढ़ते रहो, और वही एग्जामिनेशन ब्रेस्ट की और ब्रेस्ट सी है, यही चीज़ें देखते रहो। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनरल सर्जरी को पढ़ना शुरू करना है। काफ़ी टाइम होता है, मतलब ये नहीं होता कि एक ही महीना होता है, 30 दिन होते हैं, 30 वर्किंग डेज होते हैं आपके एक वार्ड। तो आप ना अब जो सेकंड टाइम ना आपने अब फोकस करना है, जो आपका सेकंड मंथ है उसमें आप जनरल सर्जरी को फोकस करो। अक्सर हम यही करते हैं कि हम दोनों महीने ना सिस्टमिक सर्जरी पढ़ते रहते हैं, तो हमें सिस्टमिक सर्जरी तो आती है, लेकिन जब हमारा पेपर होता है ना, जो सेंडअप्स वगैरह जब होते हैं, तो हमें जनरल सर्जरी का कुछ नहीं आता होता, वो हमें उसकी छुट्टियों में सारी प्रिपेयर करनी पड़ती है। लेकिन बेहतर यही है कि आप सेकंड मंथ ना जनरल सर्जरी को दो, ठीक है। अब जो सर्जिकल एनाटमी है ना, ये बेसिकली मैंने कभी भी किताब से नहीं पढ़ी, मैंने, अगर आपको टाइम मिले तो आप लाजमी पढ़ो, ठीक है। इसको ना, इसका पास्ट पेपर्स जो इधर ही हैं एपिसोड फाइनल ईयर के, इसको सिर्फ 1 घंटा लगता है करने में, और ये ईजिली प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। और इसमें से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाता है। हमें जो आया था, हमें स्लाइवरी ग्लैंड्स की एनाटमी थी, जो कि नहीं थी पास्ट पेपर के अंदर, लेकिन वो हम लोगों ने वही लिखी थी जो हमें फर्स्ट ईयर की एनाटमी याद थी, ठीक है। ईजी था, मतलब इससे हो जाता है आपकी जो पास्ट पेपर से एपिसोड फाइनल ईयर। 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। मैं बहुत स्लो हूँ पढ़ने में, लेकिन फिर भी मुझे भी 1 घंटा लगा था, और 1 घंटे में हो जाते हैं इसके जो सारे पेजेस हैं सर्जिकल एनाटमी के। उसके बाद ये चैप्टर आता है आपका टिश्यू रिपेयर वाला, ठीक है। इसको आपका जनरल सर्जरी से आप लोगों ने करना है, विद पास्ट पेपर्स आपने साथ साथ रखना है। सर्जिकल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर बहुत छोटा है, इससे आपका 1 SCQs और 3 MCQs रहते हैं। तो ये आपने, ये जो टिश्यू रिपेयर वाला चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये भी ईजी है, ठीक है। और सर्जिकल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। आप ये जो आ गया था ना फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट शॉक, ठीक है, ये ना इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स इंक्लूडेड है। मैं आपको बुक से देख के बता देती हूँ कि इसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर बेसिकली आ रहे हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स और शॉक के अंदर। इसके अंदर आपके ना बेसिकली 1 2 3 4 चैप्टर्स होते हैं। एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स, फ्लूइड थेरेपी, हेमरेज एंड शॉक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं जो कि इनमें से 1 SCQ और 6 MCQs आएंगे। तो इसको ना आपने
सबसे एंड पे रखना होता है, ठीक है। इसको अभी आपने इतना फोकस नहीं करना। उसके बाद जो एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट है, इसका भी एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपकी जनरल सर्जरी के अंदर। बहुत ईजी है, छोटा सा चैप्टर है, ईजिली हो जाता है और इससे आपका 8 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद सर्जिकल एंड स्पेशल इन्फेक्शंस, ये आपको देखने में चैप्टर मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक बार इसे कर लेते हो तो ये भी ईजी लगता है। ये भी आपने कंप्लीट चैप्टर करना है फ्रॉम जनरल सर्जरी डोगर, ठीक है। उसके बाद जो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है ना, हाँ, आप जब आप वार्ड कर रहे होंगे ना अपना, तो आपको ये भी कराएंगे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, डीवीटी पढ़ाएंगे आपको वेरिकोज वेन पढ़ाएंगे, आपको एक्यूट इस्कीमिक अटैक, ठीक है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, ये सारा कुछ, क्रोनिक लिम्ब, ये सारा कुछ पढ़ाएंगे। तो आपने ये वार्ड के अंदर ही साथ ही पढ़ लेना अपनी जनरल सर्जरी से, ठीक है। जब आप इवन कि आपको फर्स्ट मंथ होगा उसमें भी आपके केसेस पड़े हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ये साथ ही कर लेना है। सिस्टमिक जब आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ जिस दिन आपका केस डिस्कस हुआ, वेरिकोज हुए हैं, आपके क्लास में लेक्चर हुआ है या फिर वार्ड के अंदर आपका केस डिस्कशन हुई है, तो आपने उसी दिन बुक खोली है, छोटा सा लिखा हुआ है, ईजी है जनरल सर्जरी से। आपने वही वाला टॉपिक जो कि आप क्लास में पढ़े हो या आप वार्ड में देख रहे हो केस, वही टॉपिक पढ़ना बस यहाँ से, तो ये ईजी है। एंड वाले 3 चैप्टर हैं आपके, आर्टीरियल डिसऑर्डर, वीनस डिसऑर्डर एंड लिम्फेटिक डिसऑर्डर, चैप्टर नंबर 24, 25, 26, ठीक है। आपकी जनरल सर्जरी के ये है, इसके अंदर बेसिकली इंक्लूडेड, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना वो आपने इधर से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड बर्न्स, ये भी बहुत इजी है, 14 मार्क्स आपको इससे मिल जाएंगे। ये बर्न वाला चैप्टर है, एक बार कर लो। ये आपको सर पढ़ाएंगे प्लास्टिक सर्जरी वाले सर, वो आपको बर्न्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आपको तब पढ़ा रहे हैं तब बड़ा टाइम होता है, अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा तो जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साथ साथ सर के कर लो, तो वो ईजी हो जाता है इंशाल्लाह। तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, ये भी पूरा करना है आपकी डोगर से। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑन्कोलॉजी ऑलमोस्ट 2-3 पेजेस का चैप्टर है, बहुत ईजी है, इसको भी कर लें। और प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोलॉजी भी बहुत, ये आपको स्टार्ट वाला चैप्टर है, देखने में मुश्किल लगता है अगेन, लेकिन ना इसे आप एक बार पढ़ लोगे ना तो, और 7-5 चैप्टर्स खोल के देख लो तो बहुत आसान है ये चैप्टर भी आपका, ठीक है। और जनरल सर्जरी बेसिकली ईजी है। हमें सब कहते थे कि इसका पेपर ना बहुत मुश्किल आता है, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि हमारा पेपर आसान आया था, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादातर यही सुना गया कि इसके एमसीक्यूज़ बड़े गंदे आते हैं, इसके एससीक्यूज़ बड़े गंदे आते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। और इवन हमें प्रिपेयर करके भेजा गया था कि बच्चों आपका मुश्किल आया, आपने आगे परेशान नहीं होना पेपर, लेकिन अल्लाह की तरफ से हमारा इसका आसान आया था। सर्जरी 1 हमारी ईजी आई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सर्जरी 2 होता है उसके अंदर आ जाती है आपकी सबसे मेन चीज़ जो है ना, आपका मतलब काफ़ी लंबा है, आपको पता है इसके आपके 125 मार्क्स का आपने यहाँ से सिक्योर करने हैं, 60 MCQs 13 SCQs। और उसका भी जो मेन क्रक्स है ना आपका, ठीक है, वो आपकी GIT है। GIT आपको लगेगा अपना सारी वार्ड में सिर्फ GIT ही पढ़े, और लिटरली ऐसे ही होता है। आपको पढ़ाएंगे भी ये ज़्यादा GIT। आपको यूरोजेंटल सिस्टम हम लोगों ने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा हुआ था, मतलब हमें पूरे साल के अंदर हमें किसी ने नहीं पढ़ाया था, सिवाय इसके अंदर कि हमें वो किसी ने पढ़ा दिया, हाइड्रोसील पढ़ा दिया, 1-2 चीज़, इक्का दुक्का चीज़ पढ़ी थी, लेकिन हमने इससे कुछ नहीं पढ़ा था। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमें किसी ने नहीं पढ़ाया था। थॉरेक्स शायद सर ने एंड पे हमें कुछ एक लेक्चर हुआ होगा इसका, वो हुआ था कुछ नहीं। हार्ट का भी कोई एक लेक्चर हुआ होगा, और ये सारे, और ब्रेस्ट का शायद आई थिंक एक हुआ था लेक्चर, और न्यूरो सर्जरी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी सारे चैप्टर हैं ना, हम लोगों ने GIT ही पढ़ी थी, हमने कुछ नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया था। तो टाइम भी नहीं होता, वो भी बेचारे क्या करें, आपको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे अपर GIT है आपका बेसिकली, अच्छा इसके अंदर ऑर्थो भी होती है, जो मस्कुलोस्केलेटल है ना, हाँ ये भी पढ़ाया गया था, क्योंकि इसका ऑर्थो के अलग लेक्चर होते हैं। लेकिन ऑर्थो वाले सर तो आपको माशाल्लाह से इतना पढ़ाएंगे ना, आपको रिवीजन भी करा देंगे, तो उनके लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह सुनना है। सर अब्दुल हनान के लेक्चर्स को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आपको अगर आप साथ साथ फोकस्ड रहोगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब जो सबसे पहले इसके अंदर आता है ना आपका अपर GIT, ठीक है। इसके अंदर इसोफेगस है, पहला आपका चैप्टर है, फिर स्टमक ड्यूडेनम है, पूरा करना है आपने, इसोफेगस पूरा करना है। लीवर के अंदर आप सिलेक्टेड कर सकते हो, लेकिन बेहतर आप पूरा कर लो, इससे ना आपकी मेडिसिन का भी लीवर काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा अगर आप ये लीवर पूरा कर लोगे। स्प्लीन वैसे ही 2 पेजेस का चैप्टर है। अब उसके बाद जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम है, ठीक है, मेन सबसे चीज़, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस तो आप बड़े पड़े होंगे केसेस जो आप देख रहे होगे, ठीक है। तो ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको लाजमी आना है। कोलिसिस्टेक्टमी हमें जो आया हुआ था हमारे पेपर्स के अंदर, वो कोलिसिस्टेक्टमी के स्टेप्स पूछे हुए थे उन्होंने, लेप्रोस्कोपिक भी, और जो आपकी ओपन कोलिसिस्टेक्टमी है, ठीक है, उसके बारे में पूछा हुआ था। प्रोसीजर्स के स्टेप हम छोड़ जाते थे कि हमने कौन से आने हैं, और वो उससे हमें MCQs आए हुए थे, उससे हमें क्वेश्चंस बन के आए हुए थे, उसके हमें स्टेप्स उन्होंने लिटरली पूछे हुए थे। तो इसलिए आप लोग उनको ना इग्नोर ना करना, उन्हें लाजमी पढ़ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है अपर GIT के अंदर, वो पेंक्रियास का है। पेंक्रियास के अंदर जो मेन है, आप हर जगह देखोगे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप ट्राइड याद रखना, जो इसकी प्रेजेंटेशन। अच्छा, आपने जब भी, इसका मेन यही है, आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है। जिस तरह अगर आपने वार्ड के अंदर केस देखे ना, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस अगर डिस्कशन हुई है, आपने वापस घर आए हो, हॉस्टल आए हो, आपने किताब खोली है, ठीक है, और आपने उसी दिन वही केस दिखा, आपके पेशेंट के सिम्टम्स, पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है, आपके पेशेंट के क्या सिम्टम्स थे, आपने वो नोट करना। अच्छा, मेरे पेशेंट में ये सिम्टम था, ये था, ठीक है, आपने सिम्टम से बना लिया कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, लेकिन अब उसकी वजह क्या बनी थी, आपने अब हिस्ट्री कर रहे हो तो उसके अंदर आपने कॉज उसका लिखना होता है ना, कि किस कॉज क्या है, पेशेंट को कोई गॉल स्टोन की स्थिति थी, पेशेंट एल्कोहलिक था, क्या था, तो आपने कॉज रूल आउट करना है। उसके अलावा जब आपका आपने देखना, अब मैंने पेशेंट को क्या करना है, अब मैंने उसको क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है कि मैं अपनी जो मेरा डिफरेंशियल है मैं उसे कंफर्म करूँगा, ठीक है। तो वो आपने इस तरीके से अपनी बुक से प्रिपेयर करना है कि अच्छा इन्होंने क्या मुझे क्या स्टेप्स दिए हुए हैं कि मैं क्या कराऊँ, पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर कौन सी कराऊँ, कौन सी बड़ी अच्छी है, कौन सी गोल्ड स्टैंडर्ड। ये बहुत आपके MCQs बड़े पड़े होंगे आपके जो पेपर के अंदर, कौन सी गोल्ड स्टैंडर्ड है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इनको लाजमी आप फोकस करना कि आपने पेशेंट को बेसिकली करवाना क्या है पेशेंट का, ठीक है।
और इस चीज़ को आपने फोकस रखना है। अब और उसके बाद आपने उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है वो भी आपने साथ साथ देख लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैंक्रियाज वाला चैप्टर। तो ये ना इसके अंदर वही जो आप केसेस जो आपने देखे हैं, क्यूट पैंक्रियाटाइटिस अगर देखा है, क्रोनिक अगर देखा है, क्यूटी ज़्यादातर आप देखते हो, तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन सूडोसिस्ट बन जाना ये बड़ी मेनली आ रही होती है। इसका सीटी स्कैन जिसका साथ साथ ना आपकी ऑस भी प्रिपेयर हो जाएगी। इसका सीटी स्कैन आता है ज़्यादातर सूडोसिस्ट बनी हुई स्कैन के अंदर ऑस्पी के अंदर आपके रख देते हैं। उसके बाद आपका पेरिटोनियम मेसेंट्रियल एंड रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस वाला चैप्टर है। इसके अंदर ज़्यादातर एक्यूट पेरिटोनाइटिस ही होता है, ठीक है। वो आपने पहला वाला अच्छी तरह पढ़ लेना है, वो काफ़ी है इसके अंदर। अब जो आपकी लोअर जीआईटी है ना, इसके अंदर से भी आपके 12 MCQs और 2 SCQs, मतलब देखिए आप इसके 4 SCQs आपके और 22 मार्क्स, मतलब 46 मार्क्स आपके यहीं से बन रहे हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। आपके वाइवाज ऑस्पीज आपका जो रिटर्न है सबके अंदर ही बड़ा हेल्प करता है। तो आपने जीआईटी अपनी, अगर आपका वार्ड चल रही है तो इसके अंदर आप कोशिश करो, नहीं हो सकता ऑब्वियसली, हमसे भी नहीं हो सकता था, लेकिन कोशिश करना कि अपनी जीआईटी को अच्छी तरह आप ना प्रिपेयर कर लो। और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी आपने सिलेक्टिवली ही जो आपकी प्रोन्स वगैरह और वो आप अल्सरेटिव कोलाइटिस जो पढ़ते आ रहे हो वो आपने करना है। रेक्टम सी रेक्टम हमें आया था, आपने वो प्रिपेयर करना है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप केसेस भी बहुत सारे देखोगे तो आपने इसको भी देखना है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी शायद एक सिग्मॉइड वॉल्वुलस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी इन्वर्टेड बेंच यू शेप्ड अपीयरेंस अक्सर आपकी ऑस्पी के अंदर भी आती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की आपको ना ये चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। आप अगर वार्ड में अगर आपके जैसा हमारी बार था, हमारे तो ज़्यादातर इमरजेंसी से केसेस ला रहे थे क्योंकि अभी वार्ड इतनी एस्टैब्लिश नहीं थी, तो आपके 10 में से ना 9 केसेस होंगे ना वो आपके, नहीं सॉरी 9 ज़्यादा हो गया, 7 केसेस आपके एक्यूट अपेंडिसाइटिस के होंगे। मतलब हमारी बार आधे से ज़्यादा बच्चों का ना केस जो था ना वो अपेंडेक्टमी एक्यूट अपेंडिसाइटिस था, ठीक है। इस चैप्टर को तो आपने ना फिंगर टिप्स रखना, बहुत ईजी चैप्टर है। आप अगर ट्रॉमा सेंटर जाओगे, आप उसकी प्रेजेंटेशन देख रहे होगे पेशेंट पे आप वो सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, सॉस और वो सारे ऑब्चुरेटर, ठीक है, और पॉइंटिंग साइन, रॉफसिंग, सब आपने ना पेशेंट के ऊपर आपने करके देखना है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर आपको भरपूर मौका मिलेगा कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेशेंट बार बार आ रहे होते हैं, आप अपने सारे टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हो उसके ऊपर। तो ये आपने इस चैप्टर को तो बहुत अच्छी तरह करना है। मेंटल स्कोर, ठीक है, वो आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद सॉरी वो जो ये रेक्टम था वो इसके अंदर था, रेक्टम के अंदर, और एनल कैनाल के अंदर एनल फिशर्स और ये सारे जो हेमरॉइड्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने नहीं बिल्कुल मिस करना है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। हर्निया भी आपकी जान कहीं नहीं छोड़ेगा। अम्बिलिकल एब्डोमिनल वॉल, इसको एक बार अच्छी तरह, एक बार आपको कोई अच्छा पढ़ा देगा या एक बार आपको कोई अच्छा आपको वीडियो अच्छी देख लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर को आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसे आपने एक बार समझ लिया ना तो आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी, ये चैप्टर भी आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपका यूरोलॉजी, मैंने आपको बताया ना, यूरोलॉजी हमें किसी ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं थी। ये जैसा यूरोजेंडर सिस्टम है, तो हालांकि इसमें से आपको 2 SCQs 10 MCQs हैं। तो इसको ना मैंने जो जिस तरह किया था, मैंने इसे ज़्यादातर ना 5 चैप्टर ही किए थे, तो उससे हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जैसा हमने बहुत सारे टाइम ज़ाया भी किया था ऑब्वियसली बीच में, तो आपके पास अगर जिस तरह आपका ना लीव्स आती हैं, सेंड अप लीव्स आती है, तो ये इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये वही चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी नहीं है। किडनी स्टोन्स है, यूरेटर स्टोन्स हैं, प्रोस्टेट के अंदर वही BPH है, और उसके अलावा जो आप प्रोस्टेटिक CA देखते हो वही वाली सारी चीज़ें हैं। हाइड्रोसील बस एक नई चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ा देंगे वो इंशाल्लाह वार्ड के अंदर या क्लास के अंदर। तो वो आपने चीज़ें करनी है। मेरे ख्याल से आपको भी शायद कोई ना पढ़ाई या आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए कि आपको पढ़ा दे, तो आप ये कर लेना, ईजी है इंशाल्लाह, ये हो जाएगा। इसमें ना सेलेक्टिव चीज़ें करनी होती है, पूरे चैप्टर्स नहीं करने होते। तो आप विद टाइम या आपने एंड पे सेंड अप लीव में जब इसे प्रिपेयर करना हो आप इसे कर सकते हैं। एंडोक्राइन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थायराइड करना है, ठीक है। अब थायराइड जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपके इंक्लूडेड है, आई थिंक हेड एंड नेक के अंदर शायद इन्होंने डाला हुआ है। अच्छा इसके अंदर इन्होंने नहीं किया हुआ, आपको मैं आपकी बुक से बता रही हूँ डोगर से। अगर आपको जो है ना वो एंडोक्राइन है, इसके थायराइड से भी आपका एक क्वेश्चन लाजमी आना होता है। आपकी जो वार्ड टेस्ट के अंदर थायराइड एग्जामिनेशन, आपकी वाइवॉस्की के अंदर, आपके इवन रिटर्न के अंदर, अब हमें थायराइडेक्टमी के प्रोसीजर का एक सिनेरियो बना के उन्होंने दिया हुआ था बेसिकली, ठीक है। कि अगर आपने कुछ थायराइडेक्टमी किया, उससे अब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। उसके अंदर यही होता है कि हमने सबसे पहले पेशेंट को उसके स्टिचेस रिमूव करने होते हैं, हमने EDT नहीं डालनी होती, ठीक है। ये उसका आंसर था। तो मतलब इस तरह के उन्होंने ना ये आपके प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है थायराइडेक्टमी के अंदर आगे, तो आपने उधर प्रोसीजर के स्टेप्स को मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि लाजमी पढ़ना है आपने। उसके बाद जो आपका थॉरेक्स है, इससे भी आपका 4 SCQ 1 SCQ आ रहा है। ये आपका आप इसे सिलेक्टिव कर लो। उसके बाद वही आपका जो कार्डिक बाईपास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका सिलेक्टिव पास पेपर्स कर सकते हो। ब्रेस्ट छोटा सा चैप्टर है, ब्रेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। और अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, आपके वार्ड टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपका जो हेड एंड नेक है, ये भी आपका जो बेसिकली और एक ओरल डेंटल सर्जरी के अंदर आपका ना टंग वाला ओरल कैविटी वाला चैप्टर है, ठीक है। उसको आपने अच्छी तरह पूरा प्रिपेयर करना है। उसकी हर ट्रीटमेंट, हर उसका जो है कि आपने कितना उसके अंदर किस स्टेज क्या है, किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट है, उसको अच्छी तरह देखना। उससे ना हमें बहुत इस बार MCQs आए थे, ठीक है। और जो है ना हेड एंड नेक आपका 5 पेपर से कवर हो जाता है, ठीक है, ईजीली। आपने ये नहीं करना कि 5 पेपर्स ही पढ़ लेने हैं, आप उसे 5 पेपर्स को की जो क्वेश्चन है ना उन्हें बुक से बोले टॉपिक्स पढ़ लो, तो ये आपके लिए बड़ा बेस्ट हो जाता है, अच्छा प्रिपेयर हो जाता है इंशाल्लाह। न्यूरो सर्जरी बहुत छोटा सा है, इतना लंबा नहीं है। इसके अंदर भी आपने सिलेक्टिव ही करना होता है, हर चीज़ नहीं बैठ जाना। जो आपके पास में इंपॉर्टेंट सिनेरियोज वगैरह हैं उन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और वही आपका हीमाटोमा इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपिड्यूरल है या सबड्यूरल है, आपने सिनेरियो को याद रखना है किसके अंदर आपको जो है वो ऑरा आ रहा है,
ठीक है। एक जो होता है, अगर वो आ रहा है तो कौन सा हीमाटोमा है, इसकी बेस के ऊपर आपने उसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये आपका इस तरह कंप्लीट हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पढ़ें तो इंशाल्लाह ईजी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, और हो जाएगा इंशाल्लाह।